हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं और इस साल बोर्ड एग्जाम अपेयर कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, सो हमें एज ए स्टूडेंट्स हमें हमेशा डाउट रहता है इस साल कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा टाइप का, और या उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा, ये हमेशा डाउट रहता है। तो इसीलिए CBSE क्या करता है, एक सैम्पल पेपर रिलीज करता है हर साल। उस सैम्पल पेपर से हमें ये पता चलता है क्वेश्चन का पैटर्न कैसा होगा और उसका डिफ़िकल्टी लेवल कैसा होगा। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए एक डेमो की तरह है। आप लोग उसी टाइप का क्वेश्चन का और भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। ओके, तो चलो आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, मैथमेटिक्स का स्टैंडर्ड पेपर का सैम्पल क्वेश्चन पेपर 2025-26 का सॉल्यूशन हम एक के बाद सारे क्वेश्चन को हम डिस्कशन करेंगे विथ डिटेल्स। ओके, तो आप लोगों को तो पता ही होगा यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स होता है। ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। ओके, 80 मार्क होगा। सो वहाँ पे 5 सेक्शन होता है, ABCDE। तो पहले हम क्या करेंगे, सेक्शन ए सॉल्व करेंगे। सेक्शन ए क्या होता है, MCQ टाइप क्वेश्चन होता है जो कि 20 मार्क्स आता है। ओके, 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क। ओके, सो देखेंगे पहला वाला जो क्वेश्चन क्या है। पहला वाला क्वेश्चन देखो, a का वैल्यू हमें गिवन है 2 to the power 2 3 to the power x, b का वैल्यू क्या है 2 to the power 2 3 into 5, c का वैल्यू क्या होता है 2 to the power 2 3 into 7। ओके, और क्या गिवन है, एलसीएम हमें गिवन है, ए बी सी का एलसीएम हमें गिवन है 3780। ओके, तो हमें फाइंड आउट करना है x का वैल्यू क्या है। ओके, सो हम कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देखो पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम पहले इस जो यहाँ पे जो हमें एक्सप्रेशन गिवन है पहले उसका एलसीएम देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 2 to the power 2 है, यहाँ पे 2 to the power 2, यहाँ पे 2 to the power 2। एलसीएम मतलब क्या होता है, वहाँ पे जो प्राइम फैक्टर होता है उसका हाईएस्ट पावर हम लेते हैं। ओके, सो अगर यहाँ से देखेंगे तो उसका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, यहाँ पे देखो 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर कौन सा है, देखो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, मतलब हाईएस्ट पावर हम लेंगे 2, राइट, 2 to the power 2। और क्या आएगा 3 का, देखो यहाँ पे पावर x है, यहाँ पे 3 पावर 1 है, यहाँ पे 3 पावर 1। हमें x का वैल्यू पता नहीं है, मतलब ये 1 हो सकता है और 1 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसीलिए हम हाईएस्ट वैल्यू इसको क्या लेंगे, हमें x का वैल्यू पता नहीं है तो इसीलिए हम क्या लेंगे, यहाँ पे 3 to the power x ले जाएंगे। ओके, 3 to the power x। और कौन सा फैक्टर है, देखो सारे फैक्टर आएंगे लेकिन उसका हाईएस्ट पावर आएगा। और कौन सा फैक्टर है, देखो 5 का देखो हाईएस्ट पावर कितना होगा, देखो 5 सिर्फ एक ही है, मतलब यहाँ पे 1 है, यहाँ पे नहीं है, मतलब 5 का पावर 0 है। ओके, तो इसीलिए एक 5 आएगा और यहाँ पे एक 7 आएगा। सो इस एक्सप्रेशन का एलसीएम ये होता है, लेकिन हमें एलसीएम का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है कितना, 3780। मतलब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इक्वल टू 3780। ओके, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सो इसको अगर सॉल्व करेंगे, देखो 2 to the power 2 ये 4 5 जा 20, 20 into 7 ये कितना है 140, 140 into 3 to the power x इक्वल टू 3780। मतलब 3 to the power x इक्वल टू कितना होगा 3780 बाय 140। ओके, इसको हम कैंसिल भी कर सकते हैं, 14 2 जा कितना है 28 और कितना बच गया 9, 98, 14 7 जा 98। सो इसका वैल्यू आ गया 27। सो 3 to the power x इक्वल टू 27 को हम बेस 3 के हिसाब से भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, क्या होगा 3 to the power 3 होगा। ओके, सो x का वैल्यू कितना होगा 3 होगा। सो देखो x का वैल्यू यहाँ पे ऑप्शन हमारा C हो जाएगा, आंसर क्या 3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इन यूनिट्स ऑफ द पॉइंट 2 3 फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से ये जो पॉइंट है उसका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है। ओके, तो पहले हम क्या करेंगे, उसको प्लॉट कर देंगे 2 3 को। सपोज दिस इज कोऑर्डिनेट एक्सेस, 2 3 कैसे होगा, देखो ये जो पहला वाला है ये x कोऑर्डिनेट है और ये y कोऑर्डिनेट है, दोनों पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे।
2 3, सपोज दिस इज 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4, 2 यहाँ पे 2 हो गया और यहाँ पे 3 हो गया। सपोज दिस इज द पॉइंट 2 3, यहाँ पे ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस। सो हमें पूछ रहा है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। y एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, ये कितना है, ये 2 यूनिट है। मतलब इनडायरेक्टली हमें पूछ रहा है y एक्सिस से डिस्टेंस का मतलब है x कोऑर्डिनेट। सो इसका आंसर क्या होगा, 2 होगा। सो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा 2। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ द लाइन्स गिवन बाय 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 equal to 0 are not parallel then k is 2। देखो आप लोगों को क्वेश्चन थोड़ा घुमा के यहाँ पे पूछ रहा है, इफ द लाइन्स 3x plus 2ky equal to 2 and 2x plus 5y plus 1 are not parallel। मतलब पैरेलल नहीं है, मतलब क्या है, पैरेलल हम किसे कहते हैं, अगर दो लाइन नेवर इंटरसेक्ट इच अदर, इफ टू लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट इच अदर देन इट इज पैरेलल, इफ दे आर नॉट पैरेलल देन दे विल बी इंटरसेक्ट, ऑब्वियसली दे विल इंटरसेक्ट। सो इंटरसेक्ट का कंडीशन हमें चाहिए, यहाँ पे यूज होगा। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसका कंडीशन क्या होता है, a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, ये कंडीशन होता है। ओके, तो यहाँ पे a1 कितना है, देखो x का कोफिशिएंट a1 है, ओके 3, और a2 क्या है, देखो ये है a1 और ये है a2, मतलब ये होगा कितना, a1 और a2 कितना होगा 3/2 इज नॉट इक्वल टू b1 b2, मतलब y का कोफिशिएंट, पहला जो y है पहला इक्वेशन का, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 2k, और दूसरा इक्वेशन का y का कोफिशिएंट कितना है 5, 2k/5, राइट। सो ये होगा 2k/5। सो लेट्स सॉल्व दिस, 2k इंटू 2 इंटू 2k कितना होगा 4k इज नॉट इक्वल टू 5 इंटू 3 कितना है 15, सो k इज नॉट इक्वल टू 15/4। सो यहाँ पे देखो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन बी होगा उसका सही आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्किल। यहाँ पे एक सर्किल के अंदर एक क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्किल है, उस क्वाड्रिलेटरल का नाम क्या है ABCD, राइट। सो यहाँ पे BC का वैल्यू कितना है 7, CD का 4 एंड AD का 3। BC का वैल्यू 7, ये है 4 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पूछ रहा है AB का वैल्यू कितना है, AB का वैल्यू ये हमें फाइंड आउट करना है। सो ये डायरेक्ट एक बुक का क्वेश्चन है, आप लोग देख लेना, एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अगर ऐसा होता है तो हम डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। क्या होता है, ऑपोजिट साइड का सम सेम होता है, मतलब AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, ये होता है। सो इस कंडीशन को हम यूज करेंगे। AB का वैल्यू हमें पता नहीं है, CD का वैल्यू गिवन है कितना 4, और AD कितना है 3 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर। सो AB प्लस 4 इक्वल टू कितना है 10 सेंटीमीटर, राइट। सो AB इक्वल टू कितना होगा, AB इक्वल टू 10 - 4 दैट इज 6 सेंटीमीटर होगा इसका आंसर। ओके, ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि ट्रिगोनोमेट्रिक चैप्टर का है। सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर x है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ पे हमें गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू x हमें गिवन है, राइट। तो हमें सेक थीटा माइनस टेन थीटा निकालना है। क्या करना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, क्योंकि हमें सेक थीटा और टेन थीटा से रिलेटेड एक आइडेंटिटी का फॉर्मूला हमें पता है। क्या फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, राइट। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अगर 1 होता है तो यहाँ पे देखो सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, तो क्या करने से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा आएगा। मैं अगर यहाँ पे सेक थीटा माइनस टेन थीटा मल्टीप्लाई कर दूंगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होगा। अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करता हूँ तो उसका वैल्यू न्यूट्रल करने के लिए मैं क्या करूँगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड भी करूँगा। ये एक ही बात है ना, अगर मल्टीप्लाई करता हूँ तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। ओके, इक्वल टू कितना है x।
सो यहाँ पे जो न्यूमरेटर का वैल्यू कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू एक्स। सो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना है, 1 बाय सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू कितना है, एक्स। तो हमें क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। सो सेक थीटा माइनस टेन थीटा कितना होगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, अगर ये यहाँ पे जाएगा तो x यहाँ पे चला आएगा इक्वल टू 1 बाय एक्स होगा इसका सही आंसर। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन डी होगा उसका सही आंसर, 1 बाय एक्स होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, Which one of the following is not a quadratic equation? इसको हमें सॉल्व करने की ज़रूरत है। आप लोग फॉर्मूला यूज करके देखना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कब लिख सकते हैं, अगर एक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम किसे कहते हैं, अगर एक इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में अगर रहता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोल देंगे। तो पहला वाला जो यहाँ पे ऑप्शन को हम यूज करेंगे और देखेंगे कौन सा क्वाड्रेटिक है कौन सा नहीं है। तो हमें जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है उसे चूज करना है। तो पहले को हम सॉल्व करके देख सकते हैं, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस 3। तो पहला ऑप्शन को चेक करके देखते हैं, x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू यहाँ पे क्या है, x प्लस 3 है, 2 इंटू एक्स प्लस 3। सो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज होगा, तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, राइट। सो ये कितना होगा, 2x माइनस 6। सो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, अगर ये लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो क्या होगा, माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू कितना होगा, 0। सो आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी एक्स स्क्वायर, देखो 4x माइनस 2x ये होगा प्लस 2x, 4 प्लस 6 ये होगा 10 इक्वल टू 0। देखो ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में है ऑलरेडी, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, तो आप इसी तरह इसको सिंप्लीफाई करके चेक कर सकते हैं कौन सा जो क्वेश्चन जो इक्वेशन है जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है और कौन सा नहीं है। सो अब ऑप्शन बी ऑप्शन सी सारे ऑप्शन को चेक करना, देखना यहाँ पे डी ऑप्शन को हम चेक करके देखेंगे, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1। ओके, x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू हमें गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो ये x यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 1, राइट। सो यहाँ पे जो भी है वो सेम रहेगा। सो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर, x इंटू 1 कितना है, x प्लस 2 इंटू एक्स ये है 2x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। सो इसका वैल्यू होगा कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे बोथ साइड देखो एक्स स्क्वायर है, तो मैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकता हूँ। सो 3x प्लस 2 अगर इधर आएगा तो कितना होगा, माइनस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। सो 3x माइनस 2x ये होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में नहीं है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर अननोन क्वांटिटी का और वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, 2 नहीं है। अगर 2 होता तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है। सो इसलिए ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, आप लोग चेक करके देख लेना। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे एक फिगर है, ओलंपिक रिंग्स यहाँ पे गिवन है। सो 5 कॉन्ग्रुएंट सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे जो सर्किल है वो कॉन्ग्रुएंट है और उसका रेडियस कितना है, 1 सेंटीमीटर है सारे सर्किल का। इंटरसेक्टिंग इन सच ए वे दैट द कॉर्ड फॉर्म बाय जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्किल इज ऑल्सो लेंथ 1 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे इस कॉर्ड का भी वैल्यू कितना है, 1 है। ओके, कॉर्ड का लेंथ भी कितना है, 1 है। टोटल एरिया ऑफ द डॉटेड रीजन, यहाँ पे जो डॉटेड रीजन है इसका टोटल एरिया हमें फाइंड आउट करना है। सो पहले हम क्या करेंगे, एक फिगर को हम ड्रॉ करके जनरलाइज कर देंगे। ओके, यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, सपोज दिस इज 1। ओके, ये एक कॉन्ग्रुएंट सर्किल है। ओके, सो यहाँ पे जो
ये जो पर्सन है ये डॉटेड पर्सन है, राइट। सो यहाँ पे देखो, अगर दो सर्किल में हम देखेंगे तो यहाँ पे ये एक रीजन है और ये एक रीजन है, यहाँ पे दो रीजन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, सेगमेंट भी बोलते हैं। ओके, सो इस सर्किल का सेगमेंट, सपोज दिस इज द सेंटर, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये जो सेंटर है, सो अगर हम देखेंगे तो सपोज ये उसका रेडियस है, ओके, ये उसका रेडियस है, कौन सा सर्किल का, ये वाला सर्किल का, ये सपोज दिस इज सर्किल नंबर 1, दिस इज सर्किल नंबर 2, ये सर्किल 1 का ये है सेगमेंट। ओके, इस सेगमेंट का एरिया हमें कैसे मिलेगा, ओके, यहाँ पे जो शेडिंग किया उसका एरिया मुझे कैसे मिलेगा, मतलब इस सेक्टर का एरिया से इस ट्राइंगल का एरिया को अगर हम माइनस कर देंगे तो एक सेगमेंट का एरिया मिल जाएगा। ओके, एक सेगमेंट का एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ द सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, ये जो ट्राइंगल है ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा। क्योंकि उसका रेडियस भी 1 सेंटीमीटर है और यहाँ पे जो कॉर्ड जो कि उसको डिवाइड कर रहा है उस कॉर्ड का लेंथ भी कितना है, 1 है। तो इसीलिए इस ट्राइंगल का 3 साइड्स सेम है, तो इसीलिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होगा, राइट। सो सेक्टर का एरिया कितना होगा, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या होगा, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है तो उसका सेंट्रल एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ओके, इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना होगा, 60 डिग्री। सो 60/360, θ/360 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर, आर का वैल्यू कितना है, रेडियस वैल्यू 1 स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1 माइनस एरिया ऑफ द ट्राइंगल। ये जो ट्राइंगल यहाँ पे बना ये कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। सो फॉर्मूला क्या है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 1 इंटू 1। ओके, सो ये हो गया कितना, ये हो गया 6। सो मतलब ये π/6 माइनस √3/4। सो एक सेगमेंट का एरिया π/6 इंटू माइनस √3/4 होता है। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कितना सेगमेंट है टोटल। देखो 1 2, यहाँ पे भी अगर हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी 2 होगा, 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 सेगमेंट है। ओके, अगर एक सेगमेंट का एरिया π/6 माइनस √3/4 है तो 8 सेगमेंट का एरिया कितना होगा, 8 इंटू होगा। सो ऑप्शन में हम चेक कर सकते हैं, देखो ऑप्शन डी 8 इंटू π/6 माइनस √3/4। सो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ओके, समझ में आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। A pair of dice is tossed. Okay, the probability of not getting the sum 8. So probability of not getting the sum 8. अगर हम एक डाइस को हम अगर रोल करते हैं तो टोटल आउटकम क्या होता है, देखो 1 1 1 2 ऐसे होता है, 1 6। ठीक उसी तरह यहाँ पे 2 1 ऐसे 2 6। सो ऐसे होके कितना होता है, 6 1 6 2 ऐसे होके 6 6। सो टोटल आउटकम कितना होता है, 36 पॉसिबिलिटीज आर देयर। सो यहाँ पे सम 8 नहीं हमें चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, क्या बोल रहा है, नॉट गेटिंग द सम 8। नॉट गेटिंग द सम 8 का मतलब क्या है, मतलब पहले हम चेक करेंगे 8 आने का प्रोबेबिलिटी कितना है, उसके बाद हम टोटल से माइनस कर देंगे, सिंपल सा फंडा है। सो पहले हम देखेंगे सम 8, उसका प्रोबेबिलिटी कितना है, कौन कौन सा केस सम 8 हो सकता है। देखो कौन कौन सा केस है, 2 6 है, 2 6 8, और क्या है 3 5, और क्या है 3 5 4 4 हो सकता है, 5 3 हो सकता है, और 6 2 हो सकता है। कितने केस पॉसिबल होगा यहाँ पे, 5 केस पॉसिबल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम 8 इज 5/36। ओके, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए सम 8
इक्वल टू क्या होगा 1 माइनस 5/36 दैट इज 31/36 होगा इसका आंसर। ओके, सो ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, 2 sin 5x इक्वल टू √3। यहाँ पे x का वैल्यू 0 से लेकर 90 के बीच में रहेगा। सो 2 sin 5x इक्वल टू √3, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 2 sin 5x इक्वल टू √3 मतलब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। सो sin 5x इक्वल टू √3/2। साइन का कौन सा वैल्यू √3/2 होता है? साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको साइन 60 भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री भी लिख सकते हैं। ओके, यहाँ पे देखो साइन फंक्शन है, यहाँ पे भी साइन फंक्शन है, तो यहाँ पे जो 5x है ये 60 के बराबर होगा, ऑब्वियसली होगा। तो क्या करेंगे, 5x इक्वल टू 60 डिग्री लिख देंगे। सो x इक्वल टू कितना होगा 60 डिग्री बाय 5 दैट इज 12 डिग्री। ओके, सो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 को देखेंगे, द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, द सम ऑफ 2 नंबर इज 1 to 15, okay, and their HCF is 81, then the possible pair of such number, कितने पॉसिबल पेयर है? ओके, दो नंबर का सम कितना है 1 to 15। ओके, सपोज दो नंबर यहाँ पे x और y है, उसका सम है 1 to 15 और HCF यहाँ पे गिवन है 81। सो इसे समझने के लिए चलो एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ओके, क्योंकि ये एक कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है। ओके, सो सपोज आप दो नंबर, एनी 2 नंबर्स आप चूज कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे चूज किया 4 और 6। ओके, दो नंबर यहाँ पे है 4 और 6। सो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ तो ये क्या होगा 10 होगा। ओके, 4 और 6 का HCF क्या है? 4 और 6 का HCF क्या है? 2 2 जा 4, 2 3 जा, तो ये होता है HCF। सो 4 और 6 का HCF कितना है 2। तो हम जो यहाँ पे जो HCF है, ओके, इसको हम कैसे इस 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं? देखो, ये 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 × 2 और 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 × 3 इक्वल टू कितना है 10। ये बात आप लोग ध्यान से देखना, मैं 4 को लिखा कैसे 2 × 2 और 6 को लिखा 2 × 3। ये 4 है, ये 6 है, इन दोनों में कॉमन फैक्टर कौन सा है 2। तो जो कॉमन फैक्टर होता है वो होता है क्या उसका HCF। तो HCF अगर हमें पता है तो एक नंबर यहाँ पे देखो 2 HCF है। सो 2 कैन बी रिटन एज 4 कैन बी रिटन एज 2 × 2। ओके, 6 का HCF भी 2 है, तो 6 कैन बी रिटन एज 2 × 3। मतलब अगर एक नंबर का HCF हमें गिवन है तो उस HCF उस नंबर का एक फैक्टर होता है। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे 4 का HCF 2 है, तो मतलब हम 4 को 2 × 2 लिख सकते हैं। 6 का HCF 2 है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 2 × 3 इक्वल टू 6 लिख सकते हैं। सो HCF इज ए फैक्टर ऑफ द गिवन नंबर। ओके, समझ में आ रहा है? सो अगर दो नंबर का HCF यहाँ पे गिवन है 81, तो जो दो नंबर यहाँ पे मिलके 1 to 15 हुआ है वो भी 81 का फैक्टर होगा। यहाँ पे देखो, समझो यहाँ पे 81 इज इक्वल टू 10। ओके, सो हम ये जो दो नंबर को उस HCF का एक फैक्टर की तरह हम यहाँ पे एक्सप्रेस कर रहे थे, तो यहाँ पे भी HCF हमें गिवन है क्या, ये जो 1 to 15 10 के बराबर है। ओके, सो HCF का एक फैक्टर होगा वो दो नंबर। तो हम कैसे लिख सकते हैं 81 × x प्लस यहाँ पे जो मैंने लिखा 2 × 2 एंड 2 × 3। सो यहाँ पे भी हम ऐसे लिख सकते हैं 81y इक्वल टू 1 to 15। समझ में आ रहा है? सो यहाँ पे अगर हम कॉमन फैक्टर लेंगे 81 इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 1 to 15। सो x प्लस वाई कितना होगा 1 to 15 बाय 81। ओके, सो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा, ये होगा 15। ओके, आप लोग कैलकुलेट करके देखना x प्लस वाई कितना होगा 15। सो हमें ऐसे पेयर निकालना है जो कि ऐड होके कितना होगा 15 होगा। 15 यहाँ पे देखो
ये जो यहाँ पे कॉमन फैक्टर मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, यहाँ पे HCF कितना है 2 है, अगर 2 कॉमन फैक्टर लेता हूँ तो 2 और बाकी जो दो पेयर है 2 और 3 ये को क्या होता है, ये कोप्राइम होना चाहिए, क्योंकि अगर कोप्राइम नहीं होगा तो फिर से HCF और एक नंबर चला आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए यहाँ पे हमें ऐसा पेयर चूज करना है जो X और Y दो नंबर चूज करना है जो कि कोप्राइम होंगे। अगर कोप्राइम नहीं होंगे फिर से एक कॉमन फैक्टर चला आएगा जो कि HCF 81 के बदले और एक अदर नंबर चला आएगा। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए तो पहले हम पेयरिंग करेंगे। देखो 1 और 14, अगर 1 और 14 ये कोप्राइम भी है और मिलके 15 भी है। देखो 2 और 13 ये भी हो सकता है। 3 और 12 अगर हम इससे लेंगे तो क्या होगा, 3 12 भी मिलके 15 होता है, लेकिन 3 और 12 कोप्राइम नहीं है क्योंकि 3 और 12 का HCF 3 आता है। ओके 3n, सो उसका HCF 81 इंटू 3 हो जाएगा और एक कॉमन फैक्टर चला आएगा। तो इसीलिए 3 और 12 को हम कैंसिल करेंगे, जो कोप्राइम होगा उसी पेयर को हम चूज करेंगे। उसके बाद क्या होगा, देखो 4 11, 5 10 नहीं ले सकते, 6 9 भी नहीं ले सकते, 7 8 ये हम ले सकते हैं। ओके और 8 7, सो ये होगा कितना पेयर हो गया, 1 2 3 4। सो यहाँ पे 4 पेयर्स आर पॉसिबल। सो ऑप्शन सी होगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इफ द एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 51 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो यहाँ पे हमें गिवन है एक राइट सर्कुलर कोन का बेस का एरिया गिवन है 51 एंड इट्स वॉल्यूम इज 85। सो हमें जो गिवन है हमें पहले लिखेंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कोन, मतलब उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, क्योंकि कोन का जो बेस होता है क्या होता है, सर्कुलर होता है। तो ये हमें गिवन है 51 और उसका वॉल्यूम हमें गिवन है 85। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 85। तो हमें फाइंड आउट करना है उसका हाइट क्या है। ओके हाइट क्या है, देखो 1/3, यहाँ पे देखो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू यहाँ पे गिवन है कितना है 51। सो 1/3 इंटू 51 इंटू एच इक्वल टू 85। सो ये अगर कैंसिल कर देंगे तो ये होगा 17। सो एच इक्वल टू कितना होगा 85/17। सो 17 इंटू 5 दैट इज ये होगा 5। सो हाइट हमें मिल गया कितना 5। ऑप्शन डी होगा उसका सही आंसर 5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, इफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax² + bx + cr इक्वल, यहाँ पे इक्वल जीरोज है। ओके सो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है। ओके तो पहले हम देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखेंगे। क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ax² + bx + c = 0। सो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, इक्वल रूट्स होता है। इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या है, d = 0, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। d का वैल्यू क्या होता है, b² - 4ac = 0 होता है, राइट। सो यहाँ पे b² इक्वल टू कितना है 4ac, ये माइनस है, अगर उधर साइड जाएगा तो प्लस होगा। सो ac इक्वल टू कितना होगा, ये 4 अगर इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, ac इक्वल टू b²/4। अच्छा यहाँ पे देखो b² का मतलब एक नंबर का स्क्वायर नंबर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे a और c का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है। अगर दो नंबर का प्रोडक्ट पॉजिटिव हो रहा है तो दोनों का साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो अगर हम प्लस इंटू प्लस करेंगे तो भी प्लस होगा और माइनस इंटू माइनस करेंगे तो भी प्लस होगा। तो यहाँ से हमें पता चलता है a और c का सिंबल क्या होगा, जो भी होगा सेम होगा, आइदर प्लस प्लस हो सकता है, माइनस माइनस हो सकता है, क्योंकि उनका प्रोडक्ट क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है। तो हमें ऑप्शन से यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, देखो c एंड a मस्ट हैव सेम साइन, ये होगा उसका आंसर ऑप्शन डी। समझ में आ रहा है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस, यहाँ पे सेक्टर का एरिया हमें फाइंड आउट करना है 21 सेंटीमीटर, रेडियस हमें गिवन है 21 सेंटीमीटर एंड आर्क लेंथ ऑफ द आर्क है 22।
अगर एक सेक्टर का लेंथ हमें गिवन है 22 सेंटीमीटर और आर गिवन है 21 सेंटीमीटर, सो उसका एरिया क्या होता है, हमें फॉर्मूला पता है हाफ एल इंटू आर। ओके, सो इसी फॉर्मूला को हम यूज करेंगे। हाफ इंटू एल कितना है 22, आर कितना है 21, सो दिस इज 11। सो 21 को हम अगर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 231 होगा उसका सही आंसर। तो देखो ऑप्शन नंबर सी होगा उसका सही आंसर 231। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, हाँ, ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ए बी सी डी एफ, देखो सिमिलर में जो सीक्वेंस है उसी सीक्वेंस से ट्राइंगल बनाना है, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। देखो ए बी सी डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ। ओके, और क्या गिवन है, ए बी हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, सो यहाँ पे लिखेंगे 6। और क्या गिवन है, डी ई 9, ई एफ 6 एंड एफ डी 12, 9 6 12, ये है 9, ये 6 और ये 12 सेंटीमीटर। ओके, सो हमें फाइंड आउट क्या करना है, द पेरीमीटर ऑफ ए बी सी। ए बी सी का पेरीमीटर निकालना है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम होता है और क्या होता है, उसका पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होता है। ये आप लोग ध्यान से देखना। ओके, सो ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर टू डी ई एफ, सो इसीलिए उसका साइड का रेशियो जितना होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो जितना होगा, उनका पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होगा। मतलब हम क्या करेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड कौन कौन सा है, ए बी और डी। ए बी बाई डी ई इक्वल टू क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये भी सेम होता है। ओके, सो ए बी का वैल्यू कितना है 6/9 इक्वल टू, हमें ये फाइंड आउट करना है पेरीमीटर ऑफ ए बी सी ट्राइंगल। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय डी ई एफ का पेरीमीटर क्या होगा, 3 साइड को हम सम कर देंगे तो कितना है 12 + 6 + 9। ओके, सो ये होगा 6/9 इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बाय ये कितना है 12 6 18, 18 इंटू 9 कितना है 27, 18 + 9 27। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर क्या है 6/9 इंटू 27 होगा, 27 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये होगा 3, सो 6 3 जा 18 होगा इसका सही आंसर। सो देखो 18 होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लेटर चूजन एट रैंडम फ्रॉम द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स टू बी भावेल। सो हमें इसका गिवन वैल्यू क्या है 2/2x + 1। ओके, सो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो लेटर कौन सा है, वो वर्ड कौन सा है, मैथमेटिक्स, MATHEMATICX। ओके, तो हमें पहले निकालना है भावेल कितने नंबर है। भावेल कौन कौन सा है, देखो A1, उसके बाद E, उसके बाद और एक A है और उसके बाद I। यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ भावेल कितना है 4। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ भावेल इन द वर्ड मैथमेटिक्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ भावेल इन द वर्ड मैथमेटिक्स क्या है 4 बाय टोटल नंबर ऑफ लेटर। टोटल नंबर ऑफ कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 4/11 है। सो हमें क्या गिवन है, उसका प्रोबेबिलिटी का वैल्यू 2/2x + 1। सो दिस इज नथिंग बट इज इक्वल टू 2/2x + 1, सिंपल। ओके, सो यहाँ पे हम सॉल्व करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। 4 अगर इधर ही मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा 8x + 4, ये होगा 22, मतलब 8x = 22 - 4 दैट इज 18। सो x का वैल्यू कितना होगा 18/8। ओके, 18/8 को अगर हम सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 9 9/4, 9/4 होगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। सो क्वेश्चन नंबर 16, देखो दो पॉइंट्स A B C D, यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं और उनका कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। तो ये
कौन सा टाइप का क्वाड्रिलेटरल का ये वर्टिसेस होना चाहिए, ये हमें पूछ रहा है। हमें क्या करना है, उनका बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला हम उसका चारों साइड का वैल्यू हम निकाल लेंगे, ए बी बी सी सी डी ए डी। देखो आप लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं। देखो ए बी का वैल्यू ये आएगा 6, ओके। बी सी कितना है 300 रूट ओवर ऑफ 360, सी डी भी 6 आएगा, और ए डी कितना है 360 स्क्वायर रूट ऑफ 360, ए सी और बी डी, यहाँ पे हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे एक बात नोटिस करो, देखो ए बी और सी डी ये दोनों का वैल्यू सेम है, और बी सी और ए डी का वैल्यू सेम है। मतलब एक क्वाड्रिलेटरल का अगर ऑपोजिट साइड सेम होता है तो वो क्या होता है, आइदर पैरेललोग्राम होता है और क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। लेकिन यहाँ पे देखो डायगोनल हम दोनों वैल्यू देखो ए सी और बी डी ये दोनों सेम नहीं है। अगर डायगोनल सेम नहीं है तो वो क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। क्या होगा, एक पैरेललोग्राम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ ए सेट 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज इंक्रीज्ड बाय 2। अगर सारे ऑब्जर्वेशन को अगर हम 2 इंक्रीज कर देंगे तो मीडियन क्या होगा, न्यू मीडियन क्या होगा। देखो यहाँ पे हम एक छोटे से एग्जाम्पल लेके समझते हैं। सपोज देयर आर 3 टर्म्स, ओके। सपोज देयर आर 3 टर्म्स 2, 4 एंड 6, ओके। इस यहाँ से मीडियन निकालना बहुत ही इजी है, क्योंकि मिडिल टर्म कौन सा है, यहाँ पे 3 टर्म्स है, तो मिडिल टर्म क्या होगा, सेकेंड वाला टर्म होगा। अगर मैं सारे टर्म को 2 इंक्रीज कर दूंगा तो यहाँ पे अगर मैं 2 इंक्रीज करूँगा तो ये क्या होगा, 4 होगा। यहाँ पे अगर 2 इंक्रीज करूँगा तो क्या होगा, ये 6 होगा। यहाँ पे अगर 2 इंक्रीज करूँगा तो ये क्या होगा, 8 हो जाएगा। तो अब जो हमारा न्यू मीडियन, इसका तो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ टर्म्स तो सेम है ना, नंबर ऑफ टर्म 3 है, तो मिडिल टर्म कौन सा होगा, जो सेकेंड वाला टर्म है, ओके। यहाँ इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा। तो अगर हम सारे टर्म को 2 ऐड कर देंगे तो मीडियन भी, न्यू मीडियन क्या होगा, 2 ऐड हो जाए, 2 इंक्रीज हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे भी देखो, अगर वैल्यू जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में है और नंबर ऑफ टर्म्स अगर चेंज नहीं है तो जितना इंक्रीज होगा एवरी टर्म, मीडियन भी उतना ही इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, इज इंक्रीज्ड बाय 2, ओके। नेक्स्ट 18 नंबर, the length of a tangent drawn to a circle of radius 9 cm from a point each at a distance of 41 cm from the center of the circle each। हमें टेंजेंट का लेंथ निकालना है। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक सर्किल है, ओके। वो हमें पूछ रहा है लेंथ ऑफ द टेंजेंट। सपोज दिस इज द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, ओके। और क्या गिवन है, और क्या गिवन है, देखो रेडियस गिवन है 9 सेंटीमीटर, ओके। रेडियस यहाँ पे गिवन है 9 सेंटीमीटर। हम रेडियस यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे, ये है 9 सेंटीमीटर। रेडियस हमें गिवन है 9 सेंटीमीटर। और क्या गिवन है, फ्रॉम ए पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 41 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। एक पॉइंट है, सपोज दिस इज द पॉइंट, ओके। वो सेंटर से कितने दूर में है, 41 सेंटीमीटर। ये है 41 सेंटीमीटर, इसका डिस्टेंस है 41 सेंटीमीटर, ओके। समझ में आ गया। अगर रेडियस है 9 सेंटीमीटर और वो जो पॉइंट है उस पॉइंट का सेंटर से कितना डिस्टेंस में है, 41 सेंटीमीटर है, तो ये जो टेंजेंट है उसका लेंथ हमें पूछ रहा है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से ये अगर हम हम सेंटर से अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये 90, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है, ओके। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, लेंथ ऑफ द टेंजेंट 41 स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर का अंडर स्क्वायर रूट, ओके। ये होगा उसका वैल्यू, ओके। लेंथ ऑफ, सपोज हम इसको नेमिंग भी कर सकते हैं, सपोज ओ पी और सपोज बी, ओके। लेंथ ऑफ द टेंजेंट पी बी इक्वल टू क्या होगा, ओ पी स्क्वायर माइनस ओ बी स्क्वायर, दैट इज 41 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, ओके। 41 स्क्वायर कितना है, 1681 माइनस ये कितना है 81,
सो अगर हम माइनस करेंगे तो क्या होगा 1600, स्क्वायर रूट ऑफ 1600 क्या है 40 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगा कितना 40 सेंटीमीटर होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उसका सही आंसर। सो यहाँ पे देखो 19 और 20 नंबर ये एसर्शन और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। ओके, सो देखेंगे क्या है क्वेश्चन। पहला वाला जो क्वेश्चन है एसर्शन, हमें ये चेक करना है ये दोनों ट्रू है या फॉल्स है। ओके, पहला काम हमारा यही है, ट्रू है या नहीं ये चेक करना है। द नंबर 5 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0। 5 to the power n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0, वो 0 के साथ एंड नहीं होगा। वेयर n इज ए नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होता है 1 से शुरू होता है। अगर 1 से शुरू होता है तो अगर 1 से शुरू होता है तो 5 to the power n मतलब यहाँ पे n है। सपोज मैं 1 लूँगा तो ये होगा 5, 2 लूँगा तो क्या होगा 25, अगर 3 लूँगा तो 125। ये कौन सा नंबर में एंड हो रहा है, सारे नंबर 5 में एंड हो रहा है, 0 में एंड नहीं हो रहा है। तो मतलब यहाँ पे एसर्शन हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया। ओके, उसके बाद देखेंगे रीजन, ए नंबर एंड्स विद 0 इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेंट्स बोथ 2 and 5। ऑब्वियसली 2 और 5 अगर प्राइम फैक्टराइजेशन है तो वो 0 से एंड होगा। सपोज द स्मॉलेस्ट नंबर व्हिच एंड्स विद 0 इज, कौन सा नंबर है 10, उसको अगर हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या होगा 2 into 5। सो अगर एक नंबर 0 से एंड होगा तो उसका कंडीशन क्या है, उसमें 2 और 5 दोनों फैक्टर होना चाहिए। तो लेकिन 5 में क्या है सिर्फ ओनली 5 है, 2 नहीं है, तो ये तो करेक्ट ही बोल रहा है। तो यहाँ पे रीजन भी हमारा क्या हो गया ट्रू हो गया, एसर्शन भी ट्रू और रीजन भी ट्रू। सो बोथ ट्रू एंड एसर्शन इज द रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द एसर्शन। क्योंकि ये करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है, क्योंकि 2 और 5 अगर होगा उस फैक्टर तो ही एक नंबर 0 से एंड होगा। ओके, समझ में आ गया। सो ये ऑप्शन ए होगा उसका सही आंसर 19 नंबर का। 20 नंबर क्या है देखो, cos a इक्वल टू cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, ये हमें गिवन है। देन साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a इक्वल टू 1। सो हमें बोल रहा है cos a और cos स्क्वायर a मिलके अगर 1 होता है तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a ये भी 1 होगा। तो पहले हम चेक करेंगे cos a प्लस cos स्क्वायर a क्या है 1। ओके, cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1 है। सो यहाँ पे हम cos a इक्वल टू कैसे लिख सकते हैं, अगर cos स्क्वायर a उधर जाएगा तो क्या होगा 1 माइनस cos स्क्वायर a। सो cos a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a, उसका वैल्यू क्या है साइन स्क्वायर a। ओके, cos a इक्वल टू साइन स्क्वायर a। सो कौन सा वैल्यू हमें निकालना है, कौन सा वैल्यू निकालना है, देखो यहाँ पे साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a, साइन स्क्वायर a, देयरफॉर साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a, इसका वैल्यू हमें 1 प्रूव करना है। ये हो रहा है या नहीं चेक करेंगे। तो देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर a प्लस ये क्या है साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर, क्योंकि साइन 4a है। ओके, इस साइन स्क्वायर a में हम क्या पुट कर सकते हैं cos a, यहाँ पे हम लिख सकते हैं cos a। ये जो अंदर वाला टर्म है ये क्या है cos a, cos a का स्क्वायर क्या है cos स्क्वायर a। सो देखो cos a प्लस cos स्क्वायर a हमें क्या गिवन था 1 गिवन था, इस वैल्यू को यहाँ पे यूज कर देंगे तो साइन स्क्वायर a प्लस साइन 4a इसका वैल्यू क्या हो गया 1 हो गया। तो हमारा एसर्शन क्या हो गया ट्रू हो गया। ओके, एसर्शन ट्रू हो गया। रीजन क्या है साइन स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a 1, साइन स्क्वायर a cos स्क्वायर a ये एक आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर a और cos स्क्वायर a क्या है 1 है, उसी आइडेंटिटी को हम यहाँ पे यूज किए। ओके, 1 माइनस cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर a, उसी आइडेंटिटी को हमने यूज किए। तो यहाँ पे रीजन भी ट्रू है और एसर्शन भी ट्रू है, और रीजन उस एसर्शन को करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो ये भी ऑप्शन ए होगा। क्या होगा ऑप्शन ए, बोथ एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ गया।